संसद में राहुल गांधी की जाति को लेकर हुई जुबानी जंग के बाद आज जातिगत जनगणना को लेकर संसद में भी संग्राम हो सकता है। कांग्रेस की लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने जाति जनगणना और महिला रिजर्वेशन को लेकर संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। कल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी और इसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर के भाषण के साथ हुई। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी की जाति पूछ ली। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने अपमान का आरोप लगाया, लेकिन कहा कि उन्हें अनुराग ठाकुर की माफी नहीं चाहिए। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव का गुस्सा जरूर दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने यह पूछा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, क्या आप जाति पूछेंगे? अनुराग ठाकुर से उन्होंने सवाल पूछा। हालांकि राहुल गांधी का स्टैंड ये था कि उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने किसी माफी की अपेक्षा नहीं की। जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव का बयान आया, कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है? अखिलेश यादव ने कहा जातिगत जनगणना जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़े रहे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं कि जाति तोड़ो आंदोलन जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने चलाया था और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? और फिर जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है। और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया है कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं। तो अखिलेश यादव का पलटवार आपने सुन लिया है। इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही लाइव तस्वीरें आपके सामने। युवाओं और विशेष रूप से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ये सभा सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह जी को हार्दिक बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। प्रश्न संख्या 121। प्रश्न काल में मैंने आपको अलाउ नहीं किया है, आप लिख के दीजिए। नाम आपको अलाउ नहीं किया, आप डायरेक्शन देंगे कि माइक दें? नहीं। प्रश्न नंबर 121। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को श्री धवल लक्ष्मण भाई पटेल जी प्रश्न 121 माननीय सदस्य उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं आज़ादी के इतिहास में, जो तीसरी बार पूर्ण बहुमति के साथ सरकार बनाई है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन की निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही सरकार भारत में बुलेट ट्रेन कब तक चलाने का विचार है और उसकी कवरेज नेटवर्क का पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड से मुंबई दिल्ली तक नई वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने की योजना, और यदि हाँ तो उसका ब्यूरो क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जो अगर हम देखें एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो, जब तक वो गाड़ी 50, 60, 100 की स्पीड से चलती है
तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से, और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायरडक्ट है अध्यक्ष जी, उस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के संसद भवन में। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान की निंदा की गई। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें। 4 राज्यों में चुनाव का पूरे देश में असर होगा। दरअसल संसद में जाति पर महाभारत का ये राउंड 2 आप देख रहे हैं। पहले तो बात केवल जातिगत जनगणना तक ही सीमित थी, लेकिन अब जब हर चीज में जाति ढूंढी जा रही है, यहाँ तक कि अगर सेक्रेटरीज हैं उनकी जाति क्या है इस पर तक चर्चा हो रही है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए जाति पूछ ली। अखिलेश यादव तक उसके ऊपर नाराज हो गए, कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो ये विषय कितना ज्यादा गंभीर हो गया है ये समझने वाली बात है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, ये जाति वाली महाभारत जो है वाकई में बड़े अलग दौर से अब ये पूरा माहौल गुजर रहा है आज, लेकिन जो संसदीय दल की बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें क्या चर्चा हुई है, क्या निर्णय लिया गया है? पहले तो इस जाति वाले बात को कैसे काउंटर किया जाएगा? मैं दोबारा विजय लक्ष्मी आपके पास आती हूँ। थोड़ी सी आवाज को थोड़ा हम दुरुस्त कर लें। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने जो बयान दिया है वो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पहले तो तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो 4 राज्यों में चुनाव होंगे उसका पूरा असर देश में भी होगा। वहीं इससे पहले कल संसद में अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर हंगामा हुआ। यह हंगामा कहां से शुरू हुआ, किसने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संधि है, ठीक है, असत्य निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे सब बोलने दी सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई
तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। अनुराग ठाकुर ने बजट पर करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर केवल जाति को लेकर ही अटैक नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की समझ को लेकर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू, उनके हिंदू ज्ञान को भी एक्सीडेंटल करार दिया। अनुराग ठाकुर ने शशि थरूर की किताब का जिक्र कर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें कौरव पार्टी का सर्वे करार दे दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को यह भाषण अंकल सैम पिट्रोडा और अंकल सोरोस ने लिखकर दिया होगा। साथ ही राहुल गांधी के हलवा वाले भाषण पर यूपीए सरकार में हुए घोटालों की लिस्ट तक उन्होंने गिरा दी। हालांकि सबसे ज्यादा रिएक्शनरी स्टेटमेंट अगर किसी का रहा तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का रहा। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में सवाल पूछा अनुराग ठाकुर से कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है, अगर जातिगत जनगणना भी होती है तो देश के हर नागरिक से उसकी जाति पूछी जाएगी, उसका जातिगत प्रमाण मांगा जाएगा और तभी तो जातिगत जनगणना होगी। बहरहाल ये बात राजनीति की है। अब बात हम वायनाड की करेंगे, जहां सबसे बड़ी आपदा की मार वायनाड झेल रहा है। लैंडस्लाइड और सैलाबी आफत के चलते यहां पर तबाही का मंजर है। मौत का आंकड़ा 148 को पार कर चुका है और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो रहा है ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। 300 से 400 लोगों के अभी भी लापता होने की रिपोर्ट आई है। सेना और एयरफोर्स की टीम ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। थोड़ी देर पहले एजीमाला नौसेना एकेडमी की 60 टीमें चुरलमाला पहुंची है। इसमें सीनियर अधिकारी हैं, नाविक हैं, फायर गार्ड मेंबर हैं, डॉक्टर्स का पूरा दस्ता है। मेकशिफ्ट ब्रिज को डेवलप कर सेना ने सैकड़ों फंसे हुए लोगों को यहां से बचाने का काम किया है। चाय की बागानों में काम करने वाले मजदूर इस इलाके में रहने वाले बहुतायत हैं। अलग अलग स्टेट से यहां पर रोजी रोजगार के लिए पहुंचे थे। बच्चों और महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों को बचाया गया है, जिनकी तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। वायनाड डिजास्टर का मैनेजमेंट अब इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। वायनाड में केंद्र और स्टेट की कई आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर मौजूद हैं और वो ग्राउंड पर मैनेजमेंट कर रही हैं। आर्मी के जवान वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और मेकशिफ्ट ब्रिज बनाकर यहां से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, वायनाड में आए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो मुडकई नदी पर पुल बना था वो पुल ही बह गया, क्योंकि जो नदी है उसी ने अपना रास्ता इस लैंडस्लाइड के बाद बदल दिया। रेस्क्यू के लिए अब रोपवे ही सहारा है। इलाके में मौसम अभी भी खराब है। लगातार यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊबड़ खाबड़ एरिया है, यानी पथरीली जमीनें, कहीं ऊंचाई है कहीं गहराई है। बिजली व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से ठप है। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा दिक्कतें आ रही है। हालांकि ग्राउंड पर जो टीमें मौजूद हैं वो हर तरीके की राहत, हर तरीके की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत से लोगों को यहां पर जरूरत का सामान पहुंचाया गया है और बहुत से लोगों को यहां से निकाला भी गया है। आपको जानकारी दे दें, अब से थोड़ी देर पहले आर्मी ने वायनाड में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। चाय के बागानों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों और उनके परिवारों को यहां से सुरक्षित निकालने का काम किया है। बहुत सारे लोग जो इस अटैक के बाद
फंस गए थे। ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेकर खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। इन्हें फीना की टीम ने देखे कैसे, ये मेकशिफ्ट ब्रिज है, यानी कि फीना तुरंत इस तरीके के ब्रिज तैयार करती है और उसके बाद एक एक करके यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। अब इस महिला को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उनका सामान झोलों में भर कर फीना इन्हें यहाँ से इस ब्रिज के जरिए बचा रही है और जरूरत का और खाने पीने का जो सामान है वो भी इन लोगों को मुहैया करा रही है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। वायनाड में बर्बादी की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो बच गए हैं वो भगवान को हाथ जोड़कर बाकी लोगों की सलामती के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज के मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। बहुत केयरफुली इसको हमको पार करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट है और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे, अब उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर इस नदी के उस पार भेजा जा रहा है। ये लोग पिछले कई समय से यहाँ पर फंसे हुए थे और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस इलाके में, जो आपको चाय के बागान यहाँ पर नज़र आएंगे। अब हम नदी के इस तरफ आ गए हैं तो आप देखिए किस तरह से चाय के बागानों में काम करने वाले लोग जो अब तक वहाँ पर फंसे हुए थे उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी की टीम जो है यहाँ पर लेकर आई है। हमें 2 दिन से इधर ही फंसी हुई है। आज हमारा जे फोर्स आई है उसने हमें निकालने की कोशिश करी सर, इसलिए हम अभी आए हैं सर। आपने क्या देखा उस वक्त, क्या हुआ? इधर हमने उधर गए, इधर मुंडा खाई में, उधर पूरा पहाड़ी फिसल के एक मकान नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं सर। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे? जी सर, उधर कम से कम हमें ये अपने कमांडो ही मिले और कुछ नहीं मिला सर उधर। ओके सर। सारे घर अभी मलबे के अंदर हैं? जी सर। आप लोग वहाँ से गए, सेफ्टी की आप वहीं थे? सेफ्टी रहे हम सर वहीं पे। घर की छतों पे चले गए? ना सर वहीं पे कमरों में। हाँ सर। अब आप लोग खुश हैं कि आर्मी पहुंच गई आपको रेस्क्यू? पहुंची सर, खुश हैं हम तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर्मी का धन्यवाद दीजिए, हमारा नहीं, आपका भी और आर्मी का धन्यवाद है। ओके सर। कितने लोग हैं आपके यहाँ पर, आपके गाँव से? 100 लोग हैं। ये महिलाएं भी आप ही की गाँव से? आप हिंदी जानती है मैडम? हाँ। कितने समय से हैं आप यहाँ पे? कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 2 महीने से काम कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चला आपको यहाँ पर ये सैलाब? रात के सुबह चलिए हमें तो मालूम। फिर क्या किया आपने? डर गए थे? अब डर तो लागे था कि डर लग गया। फिर वहाँ से हमें रूम पे ही वेट एरिया पे कॉल किया सर ने कि इधर मत आना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम उधर बैठ गया। पूरा जो सामान इन लोगों का है, यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी यहाँ पर आए थे लेकिन कुदरत का एक ऐसा कहर उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा था। उसके बाद अब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ से पहले गांव के लिए निकल जाएं। हालांकि सबका आंकड़ा यहाँ पर दिया जाना जरूरी है प्रशासन को, इसीलिए सबसे पहले इन्हें रिलीफ कैंप में ले जाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से उनको अपने अपने गंतव्य तक भेजे जाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। एक अच्छी बात यह है आज सुबह से कि मौसम जो है वो थोड़ा साफ है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आ रही है। जिस जगह को हम दिखाना चाह रहे थे, देखिए ये वो जगह है जहाँ से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर इस नदी के साथ मलबे और कीचड़ और बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ यहाँ पर आया था। आप हर जगह जहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे ये मलबा ही मलबा, तबाही का जो मंजर है वो आपको नज़र आएगा। उस बीच में खुशी की एक खबर है कि आर्मी, एनडीआरएफ और स्टेट रेस्क्यू एजेंसीज की मदद से वो लोग जो इन चाय के बागान, जो आप खूबसूरत बागान चाय के यहाँ पर देख रहे हैं, उन बागानों में फंसे हुए थे, उन लोगों को अब धीरे धीरे यहाँ से रेस्क्यू कर लाने में आसानी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन्हें रिलीफ कैंप भेजा जा रहा है। और ये सब लोग जो यहाँ पर आर्मी की और बाकी रेस्क्यू एजेंसियों की मदद से रेस्क्यू किए गए हैं, ये चाहते हैं कि तुरंत यहाँ से वो अपने गाँव तक चले जाएं।
वायनाड के 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आप हमारे सहयोगी राघवन की रिपोर्ट को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगा पा रहे होंगे। जिस इलाके में तबाही आई है वहां के सभी स्टेशन ठप हो गए हैं। रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। अब समस्या क्या है? देखिए, हाई टेंशन लाइन जो है वो 3 किलोमीटर तक तो बह गया है। लो टेंशन लाइन भी 8 किलोमीटर तक ध्वस्त हो गई है। जितने ट्रांसफार्मर वहां पर थे, यानी कि 2 ट्रांसफार्मर वो बह गए हैं और 3 ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। इसका मतलब ये कि वहां पर बिजली सप्लाई के लिए, आपस में कम्युनिकेशन के लिए जितने साधन हो सकते थे वो सभी साधन जो है इस वक्त खराब हो चुके हैं, बह चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड जाने वाले थे। कल राहुल गांधी वायनाड अब जा सकते हैं, पहले उनका आज का कार्यक्रम था, लेकिन यहां पर मौसम खराब होने की वजह से उनके इस कार्यक्रम को टाला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भीषण आपदा है, सबको मिलकर पीड़ितों की मदद करनी होगी। सरकार ने हर संभव मदद और राहत का भरोसा दिया है। वायनाड की स्थिति को गंभीरता से हम सभी लोगों ने भी लिया। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी भी वहाँ पर विजिट करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग वहाँ को रिहैबिलिटेशन करने के लिए जुटे हुए हैं और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये एक नेशनल डिजास्टर है और इसको सभी लोग मिलके काम करना चाहिए। हम कल ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया था, तो हमको राज्यसभा ने भी वहाँ के चेयरमैन और हमारे सरकार के ओर से नड्डा साहब भी ये कहे कि कोई खोती या कमियां नहीं बरती जाएगी। जो कुछ मिलना है, राहत मिलना है, कंपेंसेशन मिलना है, मेडिकल असिस्टेंस मिलना है, वो सारी चीज़ें करेंगे, ये उनका वायदा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं। वायनाड में अब तक 148 लोगों की जान जा चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी और तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। 12 जिलों में अभी भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश का मतलब पहाड़ी इलाका, वहां से भूस्खलन की भी स्थिति बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में जितने स्कूल हैं, जितनी परीक्षाएं हैं, उन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। 4 गांव जहां पर तबाही आई है वहां पर 45 रिलीफ कैंप तैयार किए गए हैं। रिहायशी इलाकों से भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें रिलीफ कैंप की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, एयरफोर्स की तैनाती की गई है। केरला के इस खूबसूरत शहर वायनाड में कल तक हरियाली हरियाली थी। आज जिस तरफ भी नजर दौड़ा रहे हैं तबाही का मंजर है। सैलाब ने अपने मलबे के साथ साथ यहाँ के मकानों को भी अपनी जद में ले लिया है। मैं ऐसे ही एक मकान की छत पर खड़ा हूँ और आप देखिए छत पर किस तरह से यहाँ पर जो है दलदल आपको नजर आएगा और ये कम से कम 1 से 2 फीट का दलदल है। ये मकान की छत के हालात हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। मैं बिल्कुल उस सैलाब के बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर खड़ा हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मकान आपको नजर आ रहे हैं उसमें 5 से 6 फीट तक यहाँ पर मलबा जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब लगातार यहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से 30 से 35 ऐसे मकान में रहने वाले लोग थे जो यहाँ पर कैंप में नहीं पहुंचे, हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो मिसिंग है। क्या वो अभी भी इन मकानों के अंदर इस मलबे में दबे हुए हैं? ये राजधानी दिल्ली में आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले छात्र सड़क पर हैं और अपनी सेफ्टी की मांग को लेकर, अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर इस वक्त लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में छात्र अनशन पर बैठे हैं। वो अपने साथी छात्र की मौत की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें एमसीडी पर भरोसा नहीं है। हालांकि छात्रों को लगातार मनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में कोचिंग की बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत पर एमसीडी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली सरकार को सौंप दी है। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने दी।
दिल्ली सरकार ने बताया कि एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में बेसमेंट में पानी भरने के लिए कोचिंग संस्थान को जिम्मेदार ठहराया। एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कोचिंग संस्थानों के अतिक्रमण की वजह से जल जमाव हुआ और उसी की वजह से बेसमेंट में पानी भर गया। दूसरा ये कि बेसमेंट में कोचिंग या लाइब्रेरी चलाना अवैध था और कोचिंग वाले अवैध तरीके से इसे चला रहे थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी जूनियर इंजीनियर के पास थी। जूनियर इंजीनियर ये करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से जेई को बर्खास्त किया गया, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली सरकार अब कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है और दिल्ली सरकार ने आज इसका ऐलान किया। कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून बनाएगी और इसके लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा।